नमस्कार। नारायण श्रीवास्तव का आप सभी स्वजन मित्रजन नमस्कार स्वीकार करें। आज के दैनिक काव्य पाठ में मैं मेरी दूसरी कविता पुस्तक की कुछ काव्य रचनाएं 10 मिनट तक प्रस्तुत करूंगा। एक बार पुनः उन सभी का मैं अग्रिम आभार व्यक्त कर रहा हूं जो मेरे साथ काव्य पाठ के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो पहली कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है दुर्लभ और अंधा तालाब। एक घटना अखबार में छपी थी कि उड़ीसा प्रांत के एक छोटे गांव में दुर्लभ नामक जन्मांध व्यक्ति एक गांव में था। तो उन्होंने एक ज़मीन पर गांव में जल की समस्या का हल करने के लिए एक तालाब खोदा। अकेले ने रोज़ सुबह से तालाब खोदना शुरू करे, रात दिन वो लगे और उन्होंने तालाब खोद दिया था। और इसका समाचार, इसका बड़ी 20, 25, 30 मिनट की एक फिल्म जो है उसमें दिखाई थी दूरदर्शन पर। उससे प्रभावित अनुप्राणित होकर मैंने ये कविता मुझसे हुई थी, जिसको पढ़कर मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। भाई रंजीत सिंह जी ठाकुर और भाई श्री संजय नेमा जी जो जुड़ चुके हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। तो कविता है दुर्लभ और अंधा तालाब। मैं केवल यह नहीं मानता कि पुरखों के उद्धार हेतु ही किया होगा भागीरथ ने गंगा लाने का प्रयास। मैं केवल यह नहीं मानता कि पुरखों के उद्धार हेतु ही किया होगा भागीरथ ने गंगा लाने का प्रयास। कतई नहीं मानता, बल्कि यह भी मानता हूँ कि उस जमाने में भी बिगड़ गया होगा पर्यावरण संतुलन। उस जमाने में भी बिगड़ गया होगा पर्यावरण संतुलन। कुओं, नदियों और तालाबों में शेष रही होगी मिट्टी और रेत। भागीरथ बन गए पर्याय तब के इस तरह। हे दुर्लभ, नेत्रहीन दुर्लभ, कृशकाय दुर्लभ, यही है ना तुम्हारी पहचान कि खोदते जा रहे हो 1/4 एकड़ ज़मीन पर तालाब बरसों से, ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से पा जाओ मुक्ति। यह भी चाहते हो ना कि जलचर, नवचर और थलचर पाते रहें जल और जीवन तुम्हारे द्वारा निर्मित अंधा तालाब से। वाह रे दुर्लभ ऋषि, कृष्ण के सच्चे श्रोता, खोदते जाओ मिट्टी दर मिट्टी, एक दिन जरूर फूटेंगे अनंत जल स्रोत, जिन्हें संभाल ले नीलकंठी जटाएं नहीं फैलाएंगे, बल्कि स्वयं बांध बन जाएंगे अब की बार। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे अंधे तालाब का पानी हजारों हजार गंगा यमुना से भी अधिक रखेगा मायने। फिर तो सभी सगर्व कहेंगे कि स्वर्ग में बहने वाली वह नदी इसी तालाब से निकली है। स्वर्ग में बहने वाली वह नदी इसी तालाब से निकली है। तीर्थ यात्रियों को गंगा सागर से भी ज़्यादा पूज्य होगी तुम्हारे द्वारा खोदी गई माटी। हे दुर्लभ, मैं तो बस यही मांगूंगा ईश्वर से कि तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते सो जाऊं मृत्यु की गोद में मोक्ष के लिए। अब इस बीच में हमारे जो साथी जुड़े हैं, पंडित राजेंद्र सहारिया, नीरज साहू जी, प्रेम कुमार कोरी जी, आप सभी का स्वागत। दूसरी कविता है सूखती नदी को देखकर। भाई एस के चतुर्वेदी जी भी और जो नाम और निकल गए हों उन सभी को नमस्कार करते हुए दूसरी कविता है सूखती नदी को देखकर। नदी कब से आ रही है मेरे घर आंगन मुझे नहीं मालूम। नदी कब से आ रही है मेरे घर आंगन मुझे नहीं मालूम। यही जानता हूँ मैं जब किसी बिटिया का होता है ब्याह, वह नदी की अजस्र धार के नाम से पाती है अखंड सौभाग्य का आशीष। नानी कहती है जब तक धरती है सूर्य चंद्र है, नदी बहती रहेगी। स्वर्ग में है, नर्क में है, मृत्यु लोक में है, नदी कहाँ नहीं है। तारों में भी तो दिखाई देती है आकाश गंगा। तारों में भी तो दिखाई देती है आकाश गंगा। बताते हैं दादा
नदी में ही तो सीखा है तैर कर संसार सागर पार कर जाना। जाने कितने केवट पाते हैं रोजी रोटी नदी से। कितने कृष्ण नदी के किनारे खड़े बूढ़े कदम्ब की डाल पर बैठ बांसुरी बजा चराते हैं गायें। और जाने कितनी रस्में परंपराएं रहती हैं हरी भरी नदी के तीर। संपूर्णता देता है धार्मिक अनुष्ठान को नदी का जल। पाती है परम शांति दिवंगत आत्मा भी नदी के पवित्र पानी से। लेकिन अब खतरे में है यह सब, नदी अब बीमार है। घेर लिया है उसे प्राणलेवा रोग ने। कोमा की स्थिति में नदी की जान बचाने जल चाहिए जल। विकल नदी को देख कसमसा उठता है मेरा मन। काश नदी मनुष्य होती उसके प्राणों की रक्षा के लिए फिर कितना सहज होता खून दे पाना। इस बीच भाई प्रेम प्रकाश जी चौबे, शरद व्यास और माते जी जुड़े हैं ऑनलाइन। मैं इन सभी को नमस्कार करता हूं। अब एक भिन्न किस्म की रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है गुलाल भरे हो जाओगे। भाई प्रकाश राठौर जी का स्वागत है। इस बार तुमने दौड़कर सीने से नहीं लगाया मुझे। इस बार तुमने दौड़कर सीने से नहीं लगाया मुझे। मेरा मुंह मीठा नहीं किया और ना ही मुझसे आग्रह किया मिठाई खिलाओ। यह भी नहीं कहा तुमने तुम्हारे आने से घर आंगन भर गया है। डाकिया मेरे घर तभी आता है जब तुम्हारी चिट्ठियां लाता है। सच भोजन में जब कभी भिंडी की सब्जी बनती है तुम्हारी याद आती है। और वह पड़ोसी रम्मू जब भी गन्ना चूसता है तुम्हारी हफ्तों चर्चा करता है। मेरे आने की सूचना के पर्चे शहर में बटे। आने पर घर घर बटी मिठाई। रम्मू ने वह पर्चा जरूर दिखाया होगा तुम्हें। और उसके बेटे ने दी होगी मिठाई। यह नहीं देखा तुमने पिंजरे में बंद गंगाराम मुझे देख कितना बेचैन है बोलने। उसकी गोल गोल आंखों में कितनी करुणा भराई है। राम राम टें पानी दो रोटी दो की रट एकदम लगा रखी है। यह टामी भी बार बार मेरे पांव चूम रहा है। पूंछ हिला रहा है और व्यक्त कर रहा है भावपूर्ण शब्दांजलि। अपलक आंखों से कितनी बार उछलकर मुझे पंजे दिए हैं उसने। देखो गुलाल से रंग गया है मेरा माथा। कपड़ों पर गुलाल ही गुलाल दिखाई दे रही है। मालाओं में गुथे फूल लाल हो गए हैं। बाहों में भरकर सीने से तो लगाओ मुझे। तुम भी गुलाल भरे हो जाओगे और एकत्रित भीड़ की आंखों में जितना मैं डूबा हूं तुम भी डूब जाओगे। और इस बीच अन्य साथी जुड़े, उन सभी का जिनका मैं नाम नहीं देख पाया उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और अब ये आज के इस क्रम की आखिरी कविता है। कविता का शीर्षक है निजी सवाल। ये थोड़ी भिन्न मायने की रचना है। निजी सवाल। हवा में घुली जिस वाणी और आकृति को सुना और देखा है, निश्चित ही उसका पाठ्यक्रम सीमित रहा है अखबारों की कतरनों तक। इसलिए उसने भी उछाले हैं रोटी कपड़ा मकान और वोट की बजाय निजी सवाल। वह जानना चाहती है जासूसी फिल्म के बारे में, घर के सदस्यों की राय, मंदिर की पवित्रता का उपाय और लकुआ की शर्तिया दवा। मैं नहीं समझता, निहायत व्यक्तिगत प्रश्न है ये। हवा साक्षी है, आदमी में समाई जासूसी फिल्म कैसे पास कराई जाती है सेंसर से। आदमी में बसे मंदिर की पवित्रता की पोल की चर्चाएं उसमें प्रतिध्वनित घंटों की ध्वनि में कितनी स्पष्ट सुनाई देती है। और आदमी में बसा देश लकुआग्रस्त है। तय है यह, हवा की तरंगों में घुली जिस वाणी को सुना है वह मरियल है। जो आकृति घुली है उसके सिर पर टोपी और सामने कुर्ते पर बिल्ला है।
फूल जैसा बिल्ला, तय है यह हवा की तरंगों में घुली, जिस वाणी को सुना है वह मरियल है, जो आकृति घुली है उसके सिर पर टोपी और सामने कुर्ता पर बिल्ला है, फूल जैसा बिल्ला। अस्तु, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित राजेंद्र सहारिया जी भी इस बीच जुड़े, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शरद व्यास जी के लिए भी, और वो तमाम मेरे अंतरंग मित्र जो आज के काव्य पाठ से जुड़े, उन सभी के लिए एक बार पुनः आभार। मैं एक सूचना शेयर कर देना चाहता हूं। मेरे अनेक मित्रों ने टेलीफोन पर बताया और फेसबुक के थ्रू भी बताया कि ये समय को बदल के रात्रि 9:30 से रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कविताओं से जुड़ पाएंगे। तो इसमें परिवर्तन करते हुए कल से हम आपसे कविता लेकर रूबरू होंगे रात्रि ठीक 9:30 बजे से 10 मिनट के लिए। तो बंधुओं, तब तक के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।